वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल एंड यू वाचिंग बिहार टू डू। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सेमेस्टर 5 बॉटनी प्रैक्टिकल के बारे में। ये वन शॉट वीडियो होने वाली है एंड सिंगल शॉर्ट वीडियो में मैं पूरा आपका जो बॉटनी का प्रैक्टिकल है उसे मैं कवर कर दूंगा। साथ में मैं जूलॉजी का भी यहाँ पे मैंने पूरा फाइल यहाँ पे प्रिपेयर करके रखा है, तो उसको भी मैं आपको दिखा दूंगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कर दूंगा। ये बीएससी लाइफ साइंस के लिए बात हो रही है एंड ये आपका सिलेबस है, जो भी प्रैक्टिकल्स आपके बॉटनी में पढ़ने हैं। एंड ये पूरा जो आप देख रहे हो नोट्स, ये मैंने बनाया है एंड काफ़ी सिंपल फॉर्मेट में है। जो भी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रिजल्ट वगैरह लिखी है वो मैंने अपने फाइल के यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में मेनली मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके प्रोसीजर, फिर ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको समझाऊंगा एंड देन फिर रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जितने भी प्रिंसिपल्स हैं एंड रिक्वायरमेंट मैं आपको बता दूंगा थोड़ा थोड़ा कि क्या क्या चाहिए होता है कोई भी प्रैक्टिकल को करने के लिए एंड बाकी सारी चीज़ें। बाकी मैं उतना इन डिटेल आपको लाइक प्रिंसिपल्स वगैरह काफ़ी डिस्कस करने के लिए काफ़ी कुछ है प्रैक्टिकल्स में, बट वो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। बट मेनली चीज़ आती है आपकी जो भी प्रोसीजर है, किस तरीके से प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है एंड ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, रिजल्ट वगैरह ही जो मेन पार्ट होती है उसे मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले आप देख लो कि जो ये नोट्स है मेरा वो किस तरीके से है। आप एक बार देख लो, अराउंड 70 पेजों का है एंड इसे आप ले सकते हो मेरे से। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर मेंशन किया है, व्हाट्सएप नंबर, बट ये पेड रहने वाली है। बॉटनी का फाइल पूरा एंड जूलॉजी का फाइल, वो टोटल मैंने दोनों कंबाइन करके आपको 99 रुपीज़ में मैं दूंगा, तो आप इसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रैक्टिकल फाइल है। कई बार होता है कि प्रैक्टिकल फाइल आपको मिल तो जाएगी, मतलब क्लासमेट्स आपको शेयर कर देंगे, बट उसमें उतनी ऑर्गेनाइज वे में नहीं होती है। जैसा कि ये जो आप देख रहे हो ना, वो है बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है सारी चीज़ें, सारी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, और साथ में मैं आपको समझा भी दूंगा इस वीडियो में ऑब्जर्वेशन, प्रोसीजर वगैरह एंड कैलकुलेशन, तो आपको चीज़ें समझ में भी आ जाएगी। लेकिन दूसरे का प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता, वो काफ़ी मतलब रफली लिखते हैं एंड जो फॉर्मेट है उनकी खुद की राइटिंग होती है, तो कई बार उनकी लिखी हुई चीज़ें भी नहीं समझ में आती हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे मैंने स्पोर्टिंग वाला पार्ट भी आप देख सकते हो। यहाँ पे जैसे जो हार्मोन्स है, प्लांट हार्मोन्स है, ऑक्सीजन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है, वो आपके स्पोर्टिंग वगैरह में पूछेंगे। बोल्टिंग है ये। साथ में यहाँ पे मैंने जो भी क्वेश्चन है रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन, वो भी जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो ये आपने देख लिया, ये सीडी जर्मिनेशन वाला जो अभी आप देख रहे हो वो भी ऊपर गया, वो है। एंड ये यही रहा आपका टोटल जो भी प्रैक्टिकल है बॉटनी का सेमेस्टर 5। एंड सिमिलरली इसी तरीके से मैंने जूलॉजी का भी प्रिपेयर किया है। तो अगर आपने क्लासेस नहीं गए होंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो भी आप पीडीएफ आप देख रहे हो। क्योंकि लाइक ऐसा है कि आपको पूरा एक बार आप इससे गो थ्रू हो जाओगे ना, तो चीज़ें आपको मालूम, एटलीस्ट आइडिया होगा जब आप परफॉर्म कर रहे हो, चीज़ें लिख रहे हो। तो ये आपकी जूलॉजी का प्रैक्टिकल फाइल है मेरा, बिल्कुल एज़ इट इज़ जैसा प्रोफेसर ने पढ़ाया है। बिल्कुल, कई लोगों का होता है ना कि राइटिंग में इशू है या फिर उनके जो कंटेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी मोटी फाइल हो जाती है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ वही चीज़ों को इंक्लूड किया है जो आप लिख कर आओगे एंड उसके अलावा बाकी चीज़ें हटा दी है, फालतू चीज़ें। प्रोसीजर काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, कैलकुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन टेबल। बाकी तो प्रिंसिपल डिस्कशन वगैरह तो आप लिख ही लोगे। तो ये पूरा आपका जूलॉजी प्रैक्टिकल का ये हो गया पार्ट, जिसमें मैंने जो भी है फाइल का अपना ऑब्जर्वेशन टेबल लगाया, जो कि मैं वीडियो में आपको समझा भी दूंगा। बट इस वीडियो में सिर्फ हम बॉटनी को पढ़ेंगे। तो ये दोनों आप ले सकते हो कंबाइन, जो भी नोट्स हैं मेरा, ये आपके स्पोर्टिंग में पूछे जा सकते हैं। होमोलॉजी, होमोप्लाज्मी, एनालॉजी, ये सारे डायग्राम जितने भी पॉसिबल्स डायग्राम होते हैं ना, जो हमें प्रोफेसर ने करवाए हैं, सारे ये सब ऑब्जर्वेशन टेबल देख रहे हो ना, सारे इंक्लूड मैंने किए हैं अपने फाइल्स का ही यहाँ पे। एंड डायरेक्टली आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि फाइल्स की मेरी कटिंग लगी हुई भी है। इतना हालांकि कोई नहीं है कि प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड करा दे। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है आपके लिए। अगर आपने क्लासेस काफ़ी छोड़ी है, अगर आपने ली भी होगी ना, तो आपके पास अब टाइम नहीं है कि आप चीज़ें बैठ के सब चीज़ें लिखोगे या समझोगे। तो डायरेक्टली आप एक बार इसे गो थ्रू हो जाओगे, सीधा आप नोट्स खोलो, देन उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप काफ़ी कम टाइम में, मतलब 2 से ढाई घंटे में ये पूरा जो है पीडीएफ आप पढ़ लोगे। बाकी किसी और का फाइल आप पढ़ने के लिए बैठोगे, आपको मालूम है कि क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का हमारा एम है, हम बॉटनी प्रैक्टिकल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या हमारा
जो सिलेबस है प्रैक्टिकल का क्या क्या है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्लांट सेल सैप बाय प्लाज्मोलिटिक मेथड। फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है, लाइट ऑन ट्रांसपायरेशन बाय एक्साइटेड ट्विग। तो ये जो फर्स्ट वाला आप देख रहे हो ना, प्लांट सेल सैप वाली, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगती है। उसके अलावा फिर स्टोमेटल इंडेक्स, स्टोमेटल फ्रिक्वेंसी वाली इंपॉर्टेंट लगता है। ये दोनों तो बिल्कुल ही करके जाएँ आप। देन एक्टिविटी ऑफ केटलेज हिल रिएक्शन है। देन उसके बाद इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन O2 इवोल्यूशन इन फोटोसिंथेसिस, comparison of the rate of respiration in any two parts of plant, then separate photosynthetic pigment by paper chromatography, bolting effect of oxygen on rooting, फिर demonstrate द डिले ऑफ सेनिसेंस। ये आपके जो डेमोस्ट्रेशन है ना वो आपके स्पोर्टिंग वाले पार्ट में आ सकते हैं, जैसे साइटोकाइनिन इथाइलिन है। देन उसके बाद फिनोमेनन ऑफ सीड जर्मिनेशन फिर डेमोस्ट्रेट करना है, ये भी रेस्पायरेटरी क्विटेंट। बस इसमें कुछ नहीं है रेस्पायरेटरी क्विटेंट में, इसमें सिर्फ फार्मूला वगैरह है आपका। बस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे प्रैक्टिकल नंबर 1 है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्लांट सेल सैप बाय प्लाज्मोलिटिक मेथड। तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, जैसे प्लाज्मोलिटिक मेथड मतलब होता क्या है एंड कैसे होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें कोई एक सेल आप लोगे, इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब सेल को रखते हैं तो क्या होता है, श्रिंक कर जाती है। इसी को हम प्लाज्मोलाइसिस करते हैं एंड इसी के हमें बेसिकली सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को निकालना है, जिससे हमें पता लग जाए कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल हमें पता लग जाएगा इससे। यहाँ पे एक टर्म आता है इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, मीन्स होता है कि 50%, मतलब ऐसा कंसंट्रेशन जहाँ पे सेल का जो इनर का कंसंट्रेशन है एंड जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो दोनों इक्वल होती है, तो उसे हम इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। मटेरियल क्या चाहिए होता है आपको, प्रोवाइड करा दिया जाएगा रोयो या ट्राडेस्केंशिया का लीफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। आप इसे पील करोगे, जो उसका इपिडर्मल लेयर होती है उसे पील करके आप फिर सॉल्यूशन में डिफरेंट कंसंट्रेशन की जो सॉल्यूशन होती है उसमें रखोगे। देन फिर रखने के बाद 15 मिनट के आसपास रखोगे। उसके बाद क्या होता है कि वो जो कंसंट्रेशन है वो बेसिकली वो सेल जो है उसको प्लाज्मोलाइज्ड करना स्टार्ट कर देगा, मतलब उसके जो सेल्स है वो श्रिंक करना स्टार्ट कर देगा। फिर 15 मिनट बाद आप स्लाइड्स पे रखोगे, स्लाइड्स उठा के आप माइक्रोस्कोप में रखोगे, ऑब्जर्व करोगे। प्लाज्मोलाइज्ड सेल आपको कुछ इस तरीके से श्रिंक हो टेढ़े मेढ़े मतलब दिखेंगे, श्रिंक हुए हुए दिखेंगे। एंड जो श्रिंक नहीं होते हैं, जो मतलब प्लाज्मोलाइज्ड सेल नहीं होते हैं, वो पूरा आपको होल दिखेगा इस तरीके से। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया कि एपिडर्मल लीफ को डिफरेंट सॉल्यूशन का जो सुक्रोज सॉल्यूशन आपको दी जाती है, यहाँ पर इस कंसंट्रेशन को आपको दी जाएगी एंड यहाँ पे आपको सेल रखना है एंड देन 15 मिनट्स तक छोड़ देना है। उसके बाद आप क्या करोगे कि ऑब्जर्व करोगे। देन उसके बाद इसमें माइक्रोस्कोप में यहाँ पे आप देख सकते हो 10 to 15 मिनट्स हम यहाँ पे हमने रखा। देन माउंट द पील ऑफ स्लाइड, मतलब जो पील है उसे स्लाइड पे रखोगे, ट्रांसफ़र करोगे। फिर एटलीस्ट आपको 20 से 30 सेल काउंट करने हैं। मान लीजिए कि आपने 30 सेल काउंट किया, जिसमें से 12 सेल प्लाज्मोलाइज्ड आपको दिखे, 18 सेल आपको अनप्लाज्मोलाइज्ड दिखे। तो ये चीज़ें आप ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखोगे। सब आ जाते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल। ये जो टेबल है वो आपको दे दी जाती है, ये कंसंट्रेशन वाली टेबल है। इसमें टोटल 10 ml वॉल्यूम होना चाहिए, यानी हमने सुक्रोज सॉल्यूशन को मान लीजिए कि 1 ml हमने लिया है, तो 9 ml हम उसमें डिस्टिल वाटर डालेंगे। मेजरिंग सिलेंडर आपको दे दी जाएगी। 1 ml जैसे पेट्री डिश होती है, पेट्री डिश में 1 ml सुक्रोज सॉल्यूशन डालोगे एंड उसके अलावा उसे डाइल्यूट करने के लिए 9, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो सारे जो सेल्स है वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएंगे, तो फ़ायदा नहीं है। हमें डिफरेंट कंसंट्रेशन को बनाने के लिए उसे डाइल्यूट डिस्टिल वाटर से डाइल्यूट करेंगे, तभी हम डिफरेंट कंसंट्रेशन हम बना पाएंगे। तो ये आपके कंसंट्रेशन दे दी गई है, इसी का ये है मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन। बस इसे ml में इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे 0.1 0.15, तो ml में आप कन्वर्ट करोगे, इंटू 10 करोगे ना तो आपका ml में आ जाएगा। देन फिर सिमिलरली आप ml में आपका डिस्टिल वाटर है, पेट्री डिश में 1 ml आप सुक्रोज लोगे, 9 ml डिस्टिल वाटर लोगे, यानी टोटल 10 हो गए। तो ये आपका जो 1 ml कंसंट्रेशन वाला है वो आपके तैयार हो गया। देन फिर 1.5 पे लोगे, फिर 8.5 आपका डिस्टिल वाटर मिक्स करोगे। टोटल आपको दोनों को जोड़कर 10 ml ही रखना है वॉल्यूम, ताकि फिर इस कंसंट्रेशन के भी हो गया। फिर इसी तरीके से 2 का लेंगे एंड 8 डिस्टिल वाटर। इसी तरीके से 5 पे आप देखोगे 5 हमने सुक्रोज सॉल्यूशन लिया एंड 5 डिस्टिल वाटर, तो ये हमारा हो जाएगा डिफरेंट कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन। एंड अब आते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल पे। आपने डिफरेंट जो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन वो तैयार कर लिया। अब आप क्या करोगे कि जो आपने पील किया है सेल को, मतलब एपिडर्मल सेल्स निकाला है जो लीफ में से, मतलब तो उसको क्या करोगे कि वो कंसंट्रेशन में रखोगे। कितने देर रखोगे, 10 से 15 मिनट आप रखोगे एंड उसके
10 से 15 मिनट जब आप रख लोगे तो उस दौरान आप क्या करोगे कि ऑब्जर्वेशन टेबल बना लो। जैसे हमने क्लास में एपिडर्मल पील वन मतलब दो बार किया था, ग्रुप में किया था तो 2 बार किया था, तो इसलिए आपको यहाँ पे 2 रीडिंग दिख रही होगी, लेकिन आपको एक ही बार करना है। एपिडर्मल जैसे पिगमेंटेड सेल एंड प्लाज्मोलाइज्ड, आपको 2 ही सेल उसमें दिखते हैं कंसंट्रेशन में। अगर एक तो आपको प्लाज्मोलाइज्ड कितने सेल को प्लाज्मोलाइज हो गए हैं एंड कितने अभी भी बचे हुए हैं पिगमेंटेड सेल हैं। पिगमेंटेड सेल बेसिकली जो अनप्लाज्मोलाइज्ड सेल है उसे हम कह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो हमने यहाँ पर कंसंट्रेशन लिख दिया, डिफरेंट डिफरेंट जो भी सुक्रोज का कंसंट्रेशन यहाँ पे इस टेबल, ये टेबल आपको दे दी जाती है बेसिकली। एंड वॉल्यूम तो 10 ml बताया जाता है, ये खुद आप लिख लोगे क्योंकि 10 ml से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा ml में। एंड बाकी आप कितना मिक्स करोगे डिस्टिल वाटर, ये भी आप बस 10 में से जो भी माइनस करोगे, 1 करोगे तो 9 आ जाएगा, 10 में से 1.5 करोगे तो 8.5 आ जाएगा। तो ये ईजी है, मतलब 10 में से ये करोगे तो ये कंसंट्रेशन तो आपको बनानी तो आती होगी। जैसे टोटल 10 ml ही आपको करना है तो 1.5 में मतलब ऐसा करो, सीधा सिंपल माइनस करो बस। कई लोगों को यही नहीं समझ में आएगा यहाँ पे, तो इसलिए मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये आपको दे दी जाती है डिफरेंट कंसंट्रेशन। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई 10 करोगे एंड 10 करने के बाद आपका ml में आ जाता है कंसंट्रेशन। सिमिलरली आप टोटल वॉल्यूम 10 होना चाहिए एंड 10 में से आप कितना मतलब मिलाओगे, ऑलरेडी 1 ml आपने सुक्रोज का लिया है तो 9 ml आप डिस्टिल वाटर मिलाओगे तो टोटल 10 ml हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी चीज़ें हैं, 5 हमने यहाँ पे सुक्रोज लिया तो 5 डिस्टिल मिलाओगे तो 10 हो जाएगा। ठीक, हम थे ऑब्जर्वेशन टेबल पे, तो ऑब्जर्वेशन टेबल पे हम देखेंगे कि जब हम ऑब्जर्व करते हैं कंसंट्रेशन, मान लीजिए कि 1 वाला 1 जो भी कंसंट्रेशन है 1 सुक्रोज का, तो उसमें हम देखते हैं कि हमें 12 पिगमेंटेड सेल मिले हैं, लेकिन कोई भी सेल जो है उसे प्लाज्मोलाइज्ड नहीं कर पाया। मीन्स कि यहाँ इसकी कंसंट्रेशन काफ़ी कम थी। लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है वहाँ पे आप देख रहे हो कि जो पिगमेंटेड सेल है वो आपके 10 मिल रहे हैं, लेकिन प्लाज्मोलाइज्ड सेल भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कंसंट्रेशन जो 5 है उस पर टोटल आपके 18 सेल जो है वो प्लाज्मोलाइज्ड आपके होते हुए दिखेंगे, यानी कंसंट्रेशन के साथ प्लाज्मोलाइज्ड वाली जो सेल है वो बढ़ती जाती है। तो ये टेबल बना रहे हुए लास्ट में कंट्रोल होता है जिसमें कोई भी कंसंट्रेशन नहीं होता, सिर्फ डिस्टिल वाटर होता है। तो ये आप लिखो ना लिखो बराबर है। फिर अननोन का हमें वैल्यू यहाँ पे निकालना है। देन ये तो सिमिलर बस एक तो एपिडर्मल पील 1 का हो गया, ये उसी का रिपीटेशन है बेसिकली एपिडर्मल पील 2 का। तो ग्रुप में हमने किया था तो 6 लोग थे तो 3 3 बढ़ गए थे, 3 लोग इस कंसंट्रेशन में कर रहे थे, 3 इस पे कर रहे थे। ठीक, अब आते हैं टोटल। फिर आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे तो हमने ग्रुप में किया था तो इसका मीन लेना पड़ता, दोनों को ऐड करके बाई 2 करते तो मीन आ जाता। लेकिन हालांकि आपने सिर्फ एक सिंगल ऑब्जर्वेशन लिखा है तो डायरेक्टली आप 12 यहाँ पे पिगमेंटेड सेल लिख सकते हैं एंड प्लाज्मोलाइज सेल 0। अब मेन चीज़ आती है कि डिग्री ऑफ प्लाज्मोलाइसिस निकालोगे कैसे, तो इसके लिए फॉर्मूला होती है। यहाँ पे देखो कि प्लाज्मोलाइज्ड सेल बाय टोटल ऑब्जर्व्ड सेल। प्लाज्मोलाइज्ड सेल आप यहाँ देखो कितने हैं, 0 है। बाय टोटल ऑब्जर्व्ड कितने थे, 12। 0 बाय 12 इंटू 100 करोगे तो 0 ही आएगा। देन सेकंड का 2 बाय 10 इंटू 100 करोगे, यानी आपका इस तरीके से प्लाज्मोलाइज्ड जो सेल की परसेंटेज है वो आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बाई 10 इंटू 100 करोगे तो कितना 20% आ जाएगा। फिर इसी तरीके से 5 बाई 16 इंटू 100 करोगे। कैलकुलेटर आप जरूर लेके जाना, ये सब इजी हो जाएगी आपके लिए कैलकुलेशन। सिमिलरली मैंने यहाँ पे एग्जांपल से बताया कि मान लीजिए कि आपने सेल को माइक्रोस्कोप पे रखा, उसमें से 12 जो आपको दिख रहे हैं वो प्लाज्मोलाइज्ड हो चुके हैं और 20 जो सेल है वो आपको मतलब टोटल ऑब्जर्व सेल है। तो आप 12 बाई 20 इंटू 100 करोगे तो टोटल आपका 60% आ जाएगा। ठीक है, सो अब मूव करते हैं हम। ये आपका ग्राफ है, हमें कौन सा बेसिकली निकालना है। तो यहाँ पे अराउंड आप देख रहे होगे कि जो 50% 48% यहाँ पे हम देख रहे हैं। फिर इंसिपिएंट हमें प्लाज्मोलाइसिस फाइंड आउट करनी है इसमें, जिसे हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं, यानी वो सिचुएशन जहाँ पे 50% आपको सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो चुके हैं एंड 50% आपका बचा हुआ है। तो 48% मान लीजिए ये अराउंड उसका नियर बाय है। तो ये आपका कौन सा कंसनट्रेशन पे आपको दिख रहा है, 0.30 पे। तो यहाँ पे हमें ग्राफ अब बनाना है। ग्राफ में क्या करोगे कि एक्स एक्सिस पे आप कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन लोगे एंड इसी का कंसंट्रेशन लिखोगे जो कंसंट्रेशन आपको टेबल में दी गई है। जैसे 0.1 0.15 0.2, ये आप अराउंड 10 जो डिवीजन है वो 0.05 आप ले सकते हैं। एंड वाई एक्सिस पे आपको डिग्री ऑफ प्लाज्मोलाइसिस लेनी है परसेंटेज में, जैसे कितना सेल जो है प्लाज्मोलाइज्ड हुई है, 10%, 20, 30, 40, 50। तो इस तरीके से आप वाई एक्सिस पे ले लिया। अब क्या करना है कि आपको परसेंटेज के हिसाब से आपको पॉइंटेज यहाँ पे जैसे 0% है, 15% है, 25% है, 28% है, तो इस हिसाब से आप क्या करोगे यहाँ पे पॉइंट
लगाते जाओगे, टोटल आपने जो भी लास्ट कंसंट्रेशन 0.50 पे लिया वहाँ तक। अब इसमें क्या करना है कि आपको 50%, 48%, 50% पे आपको देखना है। 50% पे यहाँ पे लाइन खींचोगे एंड इस ग्राफ पे लाओगे एंड डायरेक्टली नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन, जो अननोन कंसंट्रेशन है वो मिल जाएगा। यानी अननोन हमारा 50% का निकालना है हमें। तो अननोन कितना आ रहा था हमारा, 0.34 के आसपास आता है, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है 0.34। ठीक है। तो फाइनली हमारा जो 50% पर जो कंसंट्रेशन है इंसिपिएंट हमारी जो पोटेंशियल है वो आ गया 0.34। अब इसमें क्या होता है कि पोटेंशियल का अभी तक यहाँ पे कैलकुलेशन ख़त्म नहीं हुआ है आपका, यहाँ पे कैलकुलेशन बची है। मेन फार्मूला ये होता है साई एस, जो कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल होती है, माइनस सी आर टी, माइनस जरूर लगाना आप। एंड यहाँ पे कंसंट्रेशन आप जो अभी निकाले हो 0.34, यहाँ पे 5 लिखा है, आप मेरे वाले फाइल में देख सकते हो 34 था ना। ओके, सॉरी। तो यहाँ पे 0 पॉइंट जैसे साई माइनस आई आर टी, हालांकि माइनस जो आई है वो 1 होती है, एंड सी कंसंट्रेशन को कहते हैं, आर गैस कांस्टेंट होती है, टी टेम्परेचर होता है, जो कि आपको केल्विन में लेना है। अगर मान लीजिए कि आपका लैब का टेम्परेचर उस टाइम 18 हो या 20 हो, तो उसमें आप 273 ऐड करोगे तो आपका केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड गैस कांस्टेंट आपको दी जाती है, जनरली गैस कांस्टेंट 0.083 वगैरह ले सकते हो, या 8 पॉइंट। बार्स में अगर निकालने हैं तो आप लोगे 0.083 एंड कंसंट्रेशन आपको मालूम हो गया 0.34। बस मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आपका, बार्स में आ जाएगा। कई बार होता है कि ये जो लैब में होते हैं वो मिली पास्कल्स में पूछते हैं, कहेंगे कि बार्स में नहीं। ऐसे तो पोटेंशियल बार्स में ही होता है, बट लैब्स में मान लीजिए कि मिली पास्कल में, तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0.1 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका मिली पास्कल। माइनस इसमें आएगा फार्मूला में, यहाँ पे आप देख लो, जो पोटेंशियल ऑस्मोटिक पोटेंशियल है माइनस सी आर टी। सी हमने निकाल लिया, वो टेबल से निकाल लिया कि 50% जो इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस कौन से कंसंट्रेशन पे हो रही है, आर टेम्परेचर गैस कांस्टेंट है, सॉरी गैस कांस्टेंट है, टी आपका टेम्परेचर है। तो यही आपको पूरा कैलकुलेशन हो गया। ये मेरा फाइल क्या है, इसे मत देखो बस। फिर उसके बाद आपका डिस्कशन विस्कशन है वगैरह। एंड सोर्स ऑफ एरर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यूजिंग अ डैमेज्ड, आपको फ्रेश लीफ लेना है। फिर जो सुक्रोज कंसंट्रेशन हो आपको एक्यूरेटली मिलाना वगैरह है। देन यही सब कुछ प्रिकॉशंस वगैरह हैं कि सफिशिएंट आपको टाइम देना है ताकि सेल प्लाज्मोलाइज हो सके 10 to 15 मिनट्स। देन उसके बाद आपका कंक्लूजन वगैरह हो गया एंड वाइवा वगैरह क्वेश्चन, तो ये मैं डिस्कस नहीं करूँगा। आपका ये प्रैक्टिकल डन हो गया। तो इस तरीके से पूरा मैंने आपको समझा दिया क्या प्रोसीजर्स है, क्या आपके ऑब्जर्वेशन किस तरीके से लिखोगे, क्या कैलकुलेशन है। अब हम मूव करते हैं द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइट ऑन ट्रांसपायरेशन यूजिंग एक्साइज ट्विक। तो इसमें क्या करते हैं कि ये प्रैक्टिकल में हमें ट्रांसपायरेशन रेट देखना होता है। तो हम 3 कंडीशन में ट्रांसपायरेशन रेट देखेंगे। आपको क्या दिया जाता है, एक बड़ा सा मेजरिंग सिलेंडर, हालांकि इस तरीके से भी आप सेटअप कर सकते हैं। देन ये इसे हम पोटोमीटर कहते हैं बेसिकली। एक्साइटेड ट्विग मीन्स की एक आपको स्टेम का, आप कह सकते हो पतली स्टेम होती है, वो दे दी जाती है। एंड इसका लोअर पोर्शन पे आप पानी में ही कट लगाओगे एंड इस तरीके से आप फिक्स कर दोगे। ये आपका लैम्प एंड स्टैंड है, ये आपका यहाँ पे जो भी है मतलब पाइपेट होती है। यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट में आप देख लो सबसे पहले कि आप ऑटोमीटर के यूज़ करोगे। फ्रेश लीफ ट्विग है, वाटर है, ब्लेड है, स्टॉप वॉच है, देन ब्लैक वाइट पेपर, डायरेक्ट सनलाइट वगैरह है। तो ये प्रोसीजर में है कि सबसे पहले आपको पोटोमीटर को वाटर से फिल करना है, कट करना है ट्विग। आपको एक स्टेम दी जाती है, उसको लोअर पोर्शन पे कट करना पड़ेगा, तभी वो थोड़ा ये हो जाएगा, वो पानी को ऊपर लेगा बेसिकली। इसमें कोई भी बबल्स वगैरह नहीं होना चाहिए, जो भी आपकी कैपिलरी ट्यूब है। एंड ये आप देख रहे हो कैपिलरी ट्यूब, इसमें कोई बबल नहीं होना चाहिए। एंड उसके अलावा फिर इंश्योर करना है कि ऑल जॉइंट्स आर लीक प्रूफ हो। तो ये आपने लगा दिया। देन इसको, इस पूरे सेटअप को उठा के आप सीधा धूप में ले जाओगे। तो धूप में क्या होता है कि पूरा आपका जो प्लांट है वो वाटर को कंज्यूम करेगा, ट्रांसपायर करेगा। तो यहाँ से वाटर लेवल आपका डिक्रीज़ होगा, वाटर यहाँ से ऊपर की ओर पुल होगा। तो यहाँ से इसकी यहाँ पे मेजरिंग ये होती है, आपका यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ से वाटर जब ट्रांसपायर होगा तो ये लेवल आपका नीचे आएगा। तो ऑब्जर्वेशन टेबल इसी पर बनाना है आपको। 3 कंडीशन आपको रखनी है। एक, डायरेक्ट आपको सनलाइट में लेके जाना है, उसके बाद शेड में आ जाना है, यानी जहाँ पे छाँव वगैरह है, एंड फिर उसके बाद कोई डार्क जगह पे आ जाना है। तो सबसे पहले आप इंटेंसिटी मेज़र करोगे, जैसे लक्स मीटर एक आपको डिवाइस होती है।
तो उसमें डायरेक्टली आप चालू करोगे तो डायरेक्ट सनलाइट का कुछ 35,000 लक्स आएगा, फिर इनडायरेक्ट का आपका इतना, एंड शेड का काफ़ी कम लक्स आता है, इंटेंसिटी वहाँ पर काफ़ी कम है। तो हमने 3-3 रीडिंग लिया था क्योंकि एक्यूरेसी पता लग सके। डायरेक्ट सनलाइट में हम हर 2 मिनट पे देख रहे थे कि कितना जो वाटर का लेवल घट रहा है। तो ये आपका इनिशियल है, ये फाइनल है, एंड फिर तीनों का हम मीन निकाल देते हैं। मीन कैसे निकालेंगे, तीनों को मतलब जो भी इनके बीच का डिफरेंस है वो तीनों को ऐड करेंगे, और हमने सॉरी हाँ, इसमें क्या करेंगे कि तीनों का जो डिफरेंस है उनको ऐड करके बाई 3 करेंगे तो हमारा मीन आ जाएगा। मीन मान लो कि 0.16 है। उसके बाद हम 2 से इसको ये करते हैं डिवाइड। अब 2 से हमने क्यों किया, क्योंकि हमने यहाँ पे 2-2 मिनट पे ऑब्जर्व किया, बट रिजल्ट में पर मिनट हमें निकालना होता है। तो इसलिए पर मिनट हम देख रहे हैं कि 1 मिनट में 0.08 जो है उतना वाटर लेवल हमारा नीचे आ गया, उतना ट्रांसपायर कर रही है मतलब। फिर इसी तरीके से हमने इनडायरेक्ट लाइट में लिया, जो कि यहाँ पर इतना ml पर मिनट हम देख रहे हैं कि वाटर लेवल नीचे आ रही है, एंड इस शेड में काफ़ी कम होता है। एंड सिमिलरली ये आपका ट्रांसपायरेशन लॉस हो जाती है, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ml पर मिनट में आपका सिमिलरली यही चीज़ आपका हो जाता है। तो इसको आवर्स में भी निकालने के लिए वो कर सकते हैं, पर डे में भी। तो आवर्स में निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई कर देना 60 से, एंड डे के निकालने के लिए आपको 3600 यानी 60 × 60 करोगे तो पूरा डे यानी पूरे डे में आपका जो प्लांट है वो कितना, मतलब वो ट्विग है वो कितना आपको ट्रांसपायर करेगी वाटर को। तो अराउंड 115 ml पर डे आपका ट्रांसपायर करेगा। देन ये 72 ml पर डे। एंड शेड में देख रहे हो जो डार्क है वो काफ़ी मतलब 43.2 ml पर डे आपका यहाँ पे ट्रांसपायर कर रही है। तो ये काफ़ी सिंपल से एक्सपेरिमेंट है जिसमें मेनली आपका ऑब्जर्वेशन टेबल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन अब हम बात करते हैं रिजल्ट में। जैसे आप सीधा लिखोगे कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज मैक्सिमम इन डायरेक्ट लाइट होती है, एंड मॉडरेट होती है इनडायरेक्ट, एंड काफ़ी मिनिमम होती है डिफ्यूज्ड लाइट में। ठीक है, ये मैंने फाइल का यहाँ पे लगा दिया है। बाकी ये एक्सपेरिमेंट आपका ख़त्म हो गया। इसमें कुछ नहीं, कुछ केमिकल वेमिकल कुछ नहीं चाहिए, बस सीधा आप एक स्टेम होती है, ट्विग होती है, उसे डायरेक्टली आप पोटोमीटर में लगाओगे। पोटोमीटर बेसिकली एक सेटअप को ही कहते हैं, एंड फिर वो पानी का लेवल आप मेज़र करोगे कितना घट रहा है टाइम के साथ। अब हम मूव करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका प्रैक्टिकल है जो ये अभी हम पढ़ने वाले हैं। स्टोमेटल इंडेक्स एंड स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी ऑफ मीजोफाइट एंड जीरोफाइट प्लांट के लिए कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मटेरियल आप देख लो। आपको यहाँ पे क्या होता है कि फ्रेश लीफ दे दी जाती है मीजोफाइट एंड जीरोफाइट। जीरोफाइट वाली प्लांट जो ड्राई रीजन में होती है, मीजोफाइट जो मॉडरेट कंडीशन में रहती है उस प्लांट को कहते हैं। फोर्से ब्लेड चाहिए, सैफरिन चाहिए ताकि हम स्टेन कर सकें। देन ग्लिसरीन चाहिए, वॉच ग्लास चाहिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, स्लाइड्स, कवर स्लिप्स, ट्रांसपेरेंट स्केल एंड ग्राफ पेपर वगैरह चाहिए। तो ये मटेरियल है हमें मेनली जो ये 3 मटेरियल दिया गया था हमें, जिसमें U4B आपकी जीरोफाइट वाली है और बाकी 2 आपकी मीजोफाइट वाली है। फिर इसके अलावा डिस्टिल वाटर ग्लास सेपरेटर्स में आपका यहाँ पे स्टेज माइक्रोमीटर क्या होता है ये मैं बताऊँगा आगे। पेट्री डिश है, स्लाइड है, कवर स्लिप है, मिसलेनियस में आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ब्लेड, ब्लॉटिंग पेपर, ब्रश, नीडल वगैरह आ गई। ये आपके स्टेज माइक्रोमीटर है। इसमें कुछ नहीं होता है, बस क्या होता है कि एक रेंज, जब आप इसे माइक्रोस्कोप में रखोगे, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक छोटा सा गोला है, तो माइक्रोस्कोप में कितना एरिया आपको दिख रहा है, ये बेसिकली ये स्टेज माइक्रोमीटर्स है, आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले कैसे एरिया कैलकुलेट करते हैं ये भी मैं बताऊंगा। इसका बेसिकली डिवीज़न होता है 100 डिवीज़न। ये पूरा आपको माइक्रोस्कोप में हालांकि दिखती नहीं है, लेकिन ये 100 डिवीज़न होता है यहाँ पे। तो जितना आपको दिखेगा वही आपका बेसिकली उतना ही एरिया हम लेते हैं इसमें आगे कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल में फ्रीक्वेंसी उसे कहते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया कितना है लीफ में, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एंड इसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्टोमेटा बाई एरिया mm²। एंड स्टोमेटल इंडेक्स इज अ परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ स्टोमेटा ऑफ ए टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स। स्टोमेटल इंडेक्स इक्वल टू नंबर ऑफ स्टोमेटा बाई एपिडर्मल सेल प्लस स्टोमेटा इंटू 100। ये आपका इंडेक्स वाले दोनों फार्मूला आप याद रखें, नंबर ऑफ स्टोमेटा बाई एरिया, एंड इसमें है स्टोमेटल इंडेक्स में स्टोमेटा बाई एपिडर्मल प्लस स्टोमेटा नंबर ऑफ स्टोमेटा, जहाँ पर एस नंबर ऑफ स्टोमेटा है, ई नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल। स्टोमेटा हमेशा आपका कम होगा, लेकिन जो एपिडर्मल सेल्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा आएगा आपका। तो सीधा प्रोसीजर पे आते हैं। सबसे पहले आप जो लीफ आपको दी गई है उसको भी पील करेंगे, एंड पील करने के बाद क्या करेंगे कि उसे सैफरनिन से स्टेन करेंगे ताकि आपको जो भी स्टोमेटा वगैरह वो विजिबल हो सके क्लियरली। अब आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, एंड 10x या 40x पे देखोगे तो ज़्यादा बेटर दिखेगा आपको। एंड एरिया 1 mm² एरिया हम लेते हैं, एंड नंबर ऑफ फिर काउंट करेंगे नंबर ऑफ स्टोमेटा कितना है उसमें। स्टोमेटा
यहाँ पे स्टोमेटा आपने देखा होगा कुछ इस तरीके के बीन शेप के आपको दिखते हैं, एंड जो एपिडर्मल सेल है वो नॉर्मली दिखेंगे, मतलब डिफ्रेंशिएट हो जाएगा आपको वहाँ पे। फिर रिपीट करना है इसी तरीके से 3 फील्ड, जो भी डिफरेंट फील्ड्स हैं, एंड फिर ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओगे। सबसे पहले आप एरिया देखोगे कि माइक्रोस्कोप फील्ड में जो आपने स्टेज माइक्रोस्कोप रखा था तो उसमें कितना एरिया आपको दिख रहा था, तो पाई आर स्क्वायर लगाते हैं, और नंबर ऑफ डिवीज़न आपको कितने दिख रहे थे यही आपका आर हो जाता है। तो मान लीजिए कि आपको, जैसे हमें तो 98 दिख रहा था, लेकिन बेसिकली ये डायमीटर ही होती है आपकी, 98 आपको दिख रहा है जो, एंड हमें आर की भी वैल्यू आगे निकालना होगा। तो आपको मान लीजिए 60 या 70 एरिया ही दिख सकती है माइक्रोस्कोप में, या फिर कई लोगों को पूरा 100 भी दिखेगा तो 100 आप लिख दो। फिर इसको हम, जैसे एरर वगैरह होता है ना, डायमीटर ऑफ माइक्रोस्कोप फील्ड लीस्ट काउंट लेते हैं बिटवीन ए 2 डिवीज़न। तो मान लीजिए कि जैसे मेरा 98 आया था, तो इसको हम 0.01/100 कर देते हैं, तो एमएम में ये आ जाती है लिस्ट काउंट। फिर उसके बाद ये आ गया आपका लिस्ट काउंट। उसके बाद हम रेडियस आर निकाल लेंगे। आर निकालने का तरीका मतलब जो भी डायमीटर बाई 2 करोगे तो आपका आर आ जाएगा, यानी हाफ ही होती है डायमीटर का, तो ये एमएम में आ जाएगा। देन फिर एरिया का फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 3.14 एंड आर का वैल्यू अभी हमने निकाला 0.49 का होल स्क्वायर, तो आपका एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने एरिया निकाल लिया। अब हम स्टोमेटल फ्रिक्वेंसी इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें सेल काउंट करनी है कि कितनी स्टोमेटा है, कितनी एपिडर्मल सेल है। तो यहाँ पे 3-3 रीडिंग हमने लिया था दोनों सरफेस का। जो लीफ होती है उसके आगे जो एडैक्सियल वाली सरफेस होती है उसे फ्रंट सरफेस कहते हैं। एबैक्सियल यानी जो लीफ के नीचे वाला पार्ट को कहते हैं। तो जो ऊपर का लीफ का पार्ट है उस पर काफ़ी कम स्टोमेटा आपको दिखेंगे कंपेरेटिवली नीचे वाले पार्ट पे, यानी लोअर पोर्शन पे ज़्यादा आपको स्टोमेटा वहाँ पे दिखेंगे। ये रीडिंग में आपको दिख रहा होगा, जैसे 78, 74, 64 है, इसमें 156, 179, 69। तो अब आप सोच रहे होगे कि इतना कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इतना कैलकुलेट नहीं करना होता है, बस आपको क्या करना है कि एक छोटा सा एरिया लेना है, उसमें कैलकुलेट करना है कि हाँ इतना है, और इंटू 4 कर देना है। मतलब इंटू 4 करोगे तो वो कुछ इस तरीके के रिजल्ट आपको देगा। फिर ये तीनों का मीन, जैसे यहाँ पे हमने निकाला, मीन कैसे निकालोगे, तीनों को ऐड करके बाई 3 करोगे। मीन हम इसलिए निकालते हैं कि ताकि हमें एक एवरेज पता लग जाए कि इतना वहाँ पे स्टोमेटा है। तो इसी तरीके से हमने ये निकाली। मीजोफाइट का हमने जो भी लीफ है, कोई एक ही मटेरियल दी जाएगी आपको, ये तीनों नहीं दिया जाएगा। कोई जैसे जीरोफाइट का दे दिया जाएगा या मीजोफाइट का, दोनों में से कोई एक दे दिया जाएगा। तो अब हमने स्टोमेटा देख लिया कि इतना स्टोमेटा है, ऊपर के सरफेस पे 72 है, एंड जो लोअर लीफ है उसके नीचे स्टोमेटा 168 है। तो अब नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स देखेंगे कि कितनी सेल्स है। सेल्स भी आपको पूरा काउंट नहीं करने, एक पर्टिकुलर 1/4 कैलकुलेट, मान लीजिए कि कोई सर्कल है उसका आपका 1/4 पोर्शन कैलकुलेट करना है एंड इंटू 4 कर देना है। तो 1/4 में आपको मान लीजिए कि 50 मिले हैं, इंटू 4 करोगे तो 200। जैसे हमें नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स तो कंपेरेटिवली स्टोमेटा का ज़्यादा ही होगा, तो इसलिए यहाँ पे ये रीडिंग हमें मिली है एंड लोअर सरफेस पे ज़्यादा है। तो मीन निकालने के लिए तीनों को ऐड करोगे, बाई 3 करोगे तो एक हमें एवरेज पता लग जाता है कि इतना एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट है। देन अब स्टोमेटल इंडेक्स का फॉर्मूला लगाओगे। क्या है स्टोमेटल इंडेक्स का फॉर्मूला? तो स्टोमेटा यानी जो 72 आई है प्लस बाई एपिडर्मल प्लस स्टोमेटा, एपिडर्मल 369 प्लस 72 इंटू 100 करोगे, आपका स्टोमेटल इंडेक्स आ गया। यानी स्टोमेटा वाली जो वैल्यू है उसे यहाँ पर इन दोनों जगहों पे पुट कर देना है, एंड एपिडर्मल वाला 369 यहाँ पे पुट करना है, इंटू 100 करोगे, स्टोमेटल इंडेक्स का वैल्यू यानी आ जाएगा आपका। देन अब स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो नंबर ऑफ स्टोमेटा 72, एंड एरिया हमने यहाँ पे निकाला था, अभी कितना निकाला था 0.753। तो ये आप यहाँ पे डायरेक्टली एरिया लिखोगे तो अराउंड आपका कुछ 9600 आएगा। एंड जो लोअर सरफेस है आप देख रहे हो कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा आ रही है, इंडेक्स भी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टोमेटा के प्रेजेंट है वो भी ज़्यादा होती है लोअर सरफेस पे, एंड एपिडर्मल सेल्स की भी प्रेजेंस ज़्यादा है। तो इसी कारण इसका जो इंडेक्स एंड फ्रीक्वेंसी है वो दोनों ज़्यादा हो रहे हैं। सिमिलरली आप दोनों बाकी ये दोनों भी कर लोगे, सेम स्टोमेटा एंड एपिडर्मल की रीडिंग लिखोगे, फिर इंडेक्स एंड फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट कर लोगे। तो यही आपका कुछ रिजल्ट है। रिजल्ट में आप लिखोगे कि हमें इतना फ्रीक्वेंसी मिला, इतना इंडेक्स मिला, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल आपका खत्म होता है। इस तरीके से आपका मैंने पूरा कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन आपको समझा दिया। इसमें भी आपका कोई भी यहाँ पे केमिकल्स वगैरह यूज़ नहीं होते, मोस्टली चीज़ में नहीं होते हैं। इसमें आपका यूज़ होगा टू द स्टडी ऑफ टू स्टडी द एक्टिविटी ऑफ कैटालेज एंड द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम एक्टिविटी में। तो इसमें आप सबसे पहले मटेरियल देखो, हमें यहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी दिखनी है, देखना है कैटालेज का, एंड
इसमें फ्रेश पोटैटो लीवर जिसे कैटालेज सोर्स मिल जाएगा। इसमें H2O2 लेते हैं सॉल्यूशन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बफर लेते हैं आपके 4, 7 एंड 10 का बफर लेते हैं, pH 10 का 4, 7, 10 एंड नाइफ बीकर पेस्टल मोटर एंड टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ड्रॉपर लेते हैं। ये कुछ रिक्वायरमेंट है एंड डायरेक्टली आ जाते हैं थोड़ा कैटालेज के बारे में बता देते हैं। तो कैटालेज बेसिकली एक एंजाइम है जो कि प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज में मिलती है एंड ये एक डिकम्पोज किसे करती है, हमारे बॉडी में ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनती है H2O2, तो उसे कैटालेज एंजाइम डिकम्पोज कर देती है वाटर और ऑक्सीजन में। मतलब एक तरीके से टॉक्सिक मटेरियल होती है H2O2 जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, बस उसी को ये क्या करती है, डिकम्पोज कर देती है वाटर एंड ऑक्सीजन में। तो बाय प्रोडक्ट आपका वाटर एंड ऑक्सीजन है एंड जब ये रिलीज होती है तो ऑक्सीजन बबल इंडिकेट करती है आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंड इसी तरीके से इफेक्ट ऑफ पीएच भी हमें देखना होता है कि जैसे पीएच ज़्यादा है या काफ़ी कम है तो एंजाइम की एक्टिविटी आपका इफेक्ट होता है वहाँ पे। तो सबसे अच्छा पीएच कौन सा माना जाता है, आपका ऑप्टिमल पीएच नियर बाय न्यूट्रल होता है, जिस पे मोस्ट ऑफ जो आपका मेटाबॉलिक है वो या एंजाइम्स है वो अच्छे से काम करती हैं। प्रोसीजर मैंने बता ही दिया है, सॉरी नहीं बताया। प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से आप करोगे, तो सबसे पहले आप जो भी है पील करोगे पोटैटो, ये आपको दे दी जाएगी कैटालेज का आपका जो मटेरियल होता है वो दे दी जाती है। उसके बाद जो भी ट्यूब्स है, आप 3 टेस्ट ट्यूब लोगे, टेस्ट ट्यूब में 5-5 ml आप जैसे हमने 3-3 ml लिया था। सीधा आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल से समझो कि सबसे पहले ये ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओगे जहाँ पे सबसे पहले हम एक्टिविटी ऑफ कैटालेज यानी एंजाइम की एक्टिविटी देख रहे हैं एंड किस तरीके से। तो यहाँ पे कंट्रोल 1, 2 एक्टिव एंजाइम एंड डीनेचर्ड एंजाइम। कंट्रोल 1, 2 हालांकि इसमें कुछ नहीं होता। कंट्रोल 1 में सबस्ट्रेट पे H2O2 होता है जिसे कि कैटालेज डिकम्पोज करेगा। तो सबस्ट्रेट हम देख रहे हैं 3-3 ml हमने ईच में लिया था, दोनों 3-3 ml। एंजाइम एक्सट्रैक्ट आपका कौन सा हो गया, कैटालेज, लेकिन यहाँ पे ठीक है तो एंजाइम एक्सट्रैक्ट एंड यहाँ पे हम सबस्ट्रेट के तौर पे वाटर लेते हैं। तो वाटर में कोई भी एक्टिविटी नहीं होता है, इसलिए इनिशियल हम रीडिंग देखते हैं। जो आप टेस्ट ट्यूब लेोगे ना उसमें क्या होता है, मार्किंग होती है उसमें। तो उसमें क्या करोगे कि 6 लेोगे, एंजाइम मिलाने के बाद कोई एक्टिविटी नहीं होता यानी फाइनल रीडिंग भी आपका 6 होता है यानी 0। इफरवेंस आपका कोई नहीं आता। इफरवेंस मीन्स की बबलिंग जैसे होती है, इफरवेंस इसे कहते हैं। जैसे अगर इफरवेंस होता तो झाग जैसा पूरा ऊपर से आ जाएगा, लेकिन हालांकि कोई एक्टिविटी नहीं हुई है तो कोई इफरवेंस नहीं होगा। कंट्रोल 2 में इसी तरीके से यहाँ पर हम सबस्ट्रेट H2O2 तो ले रहे हैं लेकिन एंजाइम्स की जगह पर हम वाटर डाल रहे हैं, तो यहाँ पर भी कोई एक्टिविटी नहीं होगा। लेकिन एक्टिव एंजाइम में सबस्ट्रेट H2O2 लेंगे 3 ml एंड कैटालेज लेंगे 3 ml। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनिशियली 6 था, जैसे ही हमने एंजाइम यहाँ पे मिलाया तो 33 आपका मिला रीडिंग फाइनल, यानी इफरवेंस हुआ, झाग जैसा हुआ और ये कुछ पूरा ऊपर तक आ गया यानी 33। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आपका ये वाला रीडिंग आ जाएगा लेवल ऑफ इफरवेंस 27। यहाँ पे हम देखते हैं कि रैपिड इफरवेंस हुई है विथ ऑक्सीजन बबल्स, यानी ऑक्सीजन ही तो रिलीज होती है जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैटालेज से रिएक्ट कराते हैं तो ऑक्सीजन एंड वाटर रिलीज होती है। देन डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम में क्या होता है कि एंजाइम को हम बेसिकली बॉइल्ड कर देते हैं। तो एंजाइम को हम जब बॉयल कर देंगे तो वो तो अपना वो खो देगा ना नेचर। तो हालांकि यहाँ पे भी 0 होती है, कोई एक्टिविटी नहीं होती है, डिस्ट्रॉय हम जब कर देते हैं एंजाइम को। ये हमने कैटालेज का देख लिया। इसी तरीके से आप टेबल फॉर इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, यानी जो पीएच की एक्टिविटी है उस पर अब हमें देखना है। तो हमने यहाँ पे 3 पीएच लिया था, 4, 7 और 9 लिया था। 9 या 10 आप जो भी ले सकते हो, 9 ही लेते हैं। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड पीएच है, हम इस पे देखेंगे। एक आप देख रहे हो एसिडिक है, एक न्यूट्रल है एंड एक एल्कलाइन है। तो हम इस पे देखते हैं कि क्या एक्टिविटी रहती है एंजाइम के। कंट्रोल 1 to सिमिलर है, यानी जो आप इस टेबल में आपने लिखा है सिमिलरली उठा के यहाँ पे चिपका दोगे, बाकी चीज़ें सेम है। सबस्ट्रेट लेना है आपको एंड एंजाइम। सबस्ट्रेट लोगे तभी तो वो एंजाइम उस सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा एंड काप करेगा। बाकी फाइनल एंड टेस्ट ट्यूब में फाइनल रीडिंग क्या है, सबस्ट्रेट एंड एंजाइम जब आप डालते हो तो उसके बाद क्या फाइनल रीडिंग है, देन फिर सॉरी इनिशियल रीडिंग एंड फिर फाइनल रीडिंग क्या है, कोई इफरवेंस नहीं आया। फिर हम कंट्रोल 2 भी इसी तरीके से देखते हैं, कोई इफरवेंस नहीं है। लेकिन हम जब pH 4 पे हम देखते हैं कि जब हमने H2O2 लिया और कैटालेज मिक्स किया तो उसमें क्या है कि इनिशियल तो 10 पे था, दोनों को मिक्स करोगे तो 5-5 ml तो 10 ही होंगे ना। देन इफरवेंस कुछ आया यानी 15 आया, यानी डिफरेंट 5 की है। देन pH 7 पे आप देख रहे हो कि
5 5 ml हमने दोनों डाला। तो इनिशियली तो 10 था, लेकिन जैसे ही हमने मिक्स किया तो काफ़ी मतलब इफरवेंस हुआ और ये अराउंड आपका 73 के आसपास यहाँ पे गया। तो इन दोनों का डिफरेंस 63 आ गया। एंड pH 9 पे हम देखते हैं कि 5 5 ml मिला, इनिशियली 10 पे था, दोनों को ऐड करोगे तो 10 ml ही आपको रीडिंग दिखाएगा। फाइनल में फिर आपका बबल बनना स्टार्ट हो जाता है, रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, इफरवेंस झाग बनेगा। तो अराउंड 89 आता है टोटल, अगर माइनस करो तो 79 आ जाएगा, जो कि इफरवेंस आपका फाइनल माइनस इनिशियल, यानी आप देख रहे हो कि pH 9 पे आपका सबसे ज़्यादा इफरवेंस शो हो रही है। तो हम कैटालेज को बेसिकली 7 पे मानते हैं, यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ किया था, इसलिए आपको pH 9 पे काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, हालांकि 7 का सबसे ज़्यादा है, ये थोड़ा कम आएगा। तो आइडियली तो हम मानते हैं कि जो कैटालेज की एक्टिविटी है वो pH 7 पे सबसे ज़्यादा होता है, एंड बाकी एसिडिक और एल्कलाइन पे लोअर हो जाता है। तो इसी तरीके से प्रैक्टिकल है यहाँ पे ख़त्म होती है। एंड अब मूव करते हैं स्टडी ऑफ हिल रिएक्शंस। तो हिल रिएक्शंस में बेसिकली सबसे पहले मटेरियल देखते हैं कि आपको एक स्पिनच का लीफ दिया जाएगा, उसको सोर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है, मोटार पिस्टल से पीसोगे या ग्राइंड करोगे, एंड कोल्ड फॉस्फेट वफर बेसिकली उसमें मिक्स करते हैं, एंड फिर उसको छान लोगे। जो मुस्लिन क्लोथ होती है वो एक पतला सा क्लोथ होता है वाइट कलर का, तो उससे छानोगे तो आपको क्या एक ग्रीन कलर का गाढ़ा मटेरियल मिल जाता है, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट आपका होगा। फिर उसको आइस में हम रखते हैं, एंड यहाँ पे फिर टेस्ट ट्यूब है, DCPIP सॉल्यूशन है, फिर लाइट सोर्स है, एंड ब्लैक क्लोथ और इम्यूनोफ्लोर। ये कुछ रिक्वायरमेंट है, मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ। सबसे पहले आप प्रिंसिपल थोड़ा जान लो। फोटोसिंथेसिस जो हिल रिएक्शन है प्रूव करती है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर होती है क्लोरोप्लास्ट गैस में विदाउट CO2, यानी यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें CO2 की नीड नहीं होती है। एंड यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट व्हेन एक्सपोज टू लाइट, जब हम क्लोरोप्लास्ट को सीधा डायरेक्ट लाइट में ले जाते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर DCPIP डालते हैं, जो कि उस इलेक्ट्रॉन को ना एक्सेप्ट कर लेता है। तो जब एक्सेप्ट करेगा वो इलेक्ट्रॉन को, यानी तो हमें पता लग जाएगा वहाँ पे क्या होता है कि कलर चेंज होता है, यानी पहले ब्लू था फिर कलरलेस हो जाता है, यानी रिडक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कलरलेस हो जाता है। सबसे पहले थोड़ा सा प्रोसीजर बता देता हूँ। जैसे फ्रेश लीफ आपने लिया, फिर रिमूव किया, रिमूव उसका मिड रिप जो होता है वो रिमूव करना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ लीफ को आपको ग्राइंड करना है विथ आपके कोल्ड फॉस्फेट बफर होता है, एक लिक्विड टाइप का फॉस्फेट बफर, उसको भी उसमें मिक्स करना। फिर फिल्टर करोगे, फिल्टर करोगे क्लोथ इनटू है बीकर में आप, एंड प्लेस करोगे ऑन आइस। आइस में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आपका जो क्लोरोप्लास्ट है वो डैमेज ना हो सके। फिर फिल्टर का दिस फिल्ट्रेट को क्या करोगे कि इन द क्लोरोप्लास्ट सस्पेंशन, ये जो फिल्ट्रेट आपको मिली ग्रीन कलर का गाढ़ा, जब आप पत्ते को पीसोगे तो वो ग्रीन कलर में तो होगा। एंड इसको आइस में ज़रूर आप रखें, एंड फॉस्फेट बफर उसमें मिक्स होना चाहिए। तो फिर आइस में रखोगे तो इसी को हम क्लोरोप्लास्ट सस्पेंशन कहते हैं। एंड अब क्या करोगे कि 3 ट्यूब लोगे, एंड जो ट्यूब नंबर 1 है उसे क्या करोगे कि उसमें आप सस्पेंशन डालोगे क्लोरोप्लास्ट का जो आपने बनाया है 3 ml, एंड सॉरी 1 ml, एंड फिर DCPIP आप डालोगे, एंड उसे ब्राइट लाइट में आप रख दो। ब्राइट लाइट में आप लैंप ले सकते हो, यहाँ पे मैंने अभी फिगर दिखाया था आपको, सॉरी नहीं है, लैंप ले सकते हो, मैं बेसिकली बता रहा हूँ। देन सेकंड टेस्ट ट्यूब में आप वापस से क्लोरोप्लास्ट का 1 ml सस्पेंशन लोगे, फिर ऐड करोगे DCPIP, जो भी आपका आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, उसे आप ऐड करोगे, और फिर सिल्वर फॉइल से ना उस पूरा टेस्ट ट्यूब को ना ढक देना है, मतलब रैप कर देना है ताकि उसमें कोई भी लाइट पास ना हो सके। एंड थर्ड ट्यूब, ये बेसिकली एक कंट्रोल की तरह होती है, इसमें सिर्फ DCPIP और लाइट आप दोगे, इसमें कोई भी आप सस्पेंशन नहीं डालोगे। तो ये 3 टेस्ट ट्यूब आपका हो गया। अब ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि ये जो लाइट में है उसमें क्या होता है कि लाइट के प्रेजेंस में आपके क्लोरोप्लास्ट से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। तो शुरुआत में वो ब्लू कलर का होता है, कुछ इस तरीके का होता है, एंड जैसे ही इस पर लाइट पड़ना स्टार्ट हो जाता है तो वो रिड्यूस करना स्टार्ट हो जाता है, यानी बिल्कुल आपका कलरलेस हो जाएगा, यानी ब्लू कलर से कलरलेस। तो हम मानते हैं कि यहाँ पे हिल रिएक्शन हो रही है। देन डार्क वाले में आप देखते हो कि सनलाइट तो पड़े ही नहीं, तो ब्लू का एज इट इज़ आपका ब्लू कलर रह जाएगा। एंड बाकी थर्ड वाले में तो हमने क्लोरोप्लास्ट डाला ही नहीं, तो कहाँ से वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, तो वो भी ब्लू कलर होगा। यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट इसेंशियल है।
ये ऑब्जर्वेशन टेबल है। यहाँ पे आप देखो कि सनलाइट, डिफ्यूज, डार्क, बॉइल्ड क्लोरोप्लास्ट, नो DCPIP हमने लिया। बाकी हमने कितना कितना अमाउंट में, जैसे फॉस्फेट बफर यहाँ पर 9 ml में लिया। क्रूड जो क्लोरोप्लास्ट है 1 ml में लिया, यानी जो सस्पेंशन है, यानी टोटल 10 ml का वॉल्यूम बन गया ना। फिर 0.5 ml इच आप DCPIP ले सकते हो। एंड जिसमें हील रिएक्शन होती है वो ब्लू से आप कलरलेस आप कह सकते हो में कन्वर्ट हो जाती है, या ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। ग्रीन आपको दिख रहा होगा, ओके कलरलेस कहाँ है ये तो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप कह सकते हो कि ये इसमें हील रिएक्शन हो रही है। देन आपको फिर क्या करना है कि इनिशियल एब्जॉर्बेंस एट 540 नैनोमीटर, यहाँ पे कैलोरीमीटर के यूज़ करोगे। बेसिकली इससे इस सस्पेंशन को लेके उसमें रीडिंग लोगे कि शुरुआत में कितना था एंड बाद में कितना था। फाइनल इनिशियल एब्जॉर्बेंस एट 540 नैनोमीटर एंड फाइनल एब्जॉर्बेंस उसमें कितना था। इससे आपको डिफरेंस इन एब्जॉर्बेंस पता लग जाती है। हालांकि ये करना करो या ना करो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेनली आप यहाँ पे ये वाले जो देख रहे हो ना, ये ऑब्जर्वेशन में आपको लिखना चाहिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में ऊपर ऊपर से जा रहा होगा। तो हालांकि आपने एक्सपेरिमेंट किया है, आपका छूटा होगा एक्सपेरिमेंट, तो ज़्यादा आप रिलेट कर पाओगे। बाकी थोड़ा तो आपको रटना पड़ेगा, बिल्कुल लैब नहीं गए हो, काफ़ी कम 1-2 भी गए हो, तो चीज़ें प्रोसीजर आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा एंड रिक्वायरमेंट याद रखना पड़ेगा, बस आपका हो जाएगा। क्योंकि आसपास आपके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, वो भी सिमिलर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो आप उनसे मदद ले सकते हो। बाकी ये फिर ग्राफ हमने बनाया है जहाँ पे डिफरेंट जो लाइट कंडीशन है वो हमने दिखाया है एंड डिफरेंट एब्जॉर्बेंस पे क्या आपका है, यानी ग्राफ बिटवीन अ डिफरेंट लाइट कंडीशन एंड एब्जॉर्बेंस के बीच में हमने बनाया। तो रिजल्ट में आप लिखोगे कि डिफरेंस बिटवीन अ इनिशियल एंड फाइनल एब्जॉर्बेंस ऑफ सॉल्यूशन अंडर अ डिफरेंट लाइट कंडीशन वाज फाउंड टू बी इतना इन हाईलाइट, डिफ्यूज लाइट में इतना एंड डार्क में इतना, एंड नो कलर चेंज वाज ऑब्जर्व्ड इन बॉइल्ड DCPIP। तो इस तरीके से है। हालांकि डिफरेंट डिफरेंट जो लैब्स होते हैं ना, मतलब टीचर्स होते हैं, उनके अपने भी मेथड्स होते हैं कराने के। बट मैं आपको आइडियली बता रहा हूँ कि बिल्कुल इतना भी उनके मेथड से स्टिक नहीं होना है। एक आइडियल मेथड, यूनिवर्सल मेथड लिख सकते हो। इसी पर्पस से मैंने ये जो नोट्स है वो बनाया है, ताकि हर किसी को समझ में आ जाए, चाहे वो लैब अटेंड किया हो ना किया हो। ठीक है, अब आते हैं इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ O2 इवोल्यूशन। इसमें भी सिमिलरली 3 कंडीशन आपको रखना है। इसमें भी आप सेटअप लोगे, एक टेस्ट ट्यूब लोगे, उसमें क्या करोगे कि जो लीफ सॉरी एक आपको स्टेम का पतला सा ट्विग दिया जाएगा। मेनली ये हम लेते हैं, आपके हाइड्रीला प्लांट लेते हैं, जो कि आपके वाटर में बेसिकली ग्रो करती है। तो इसलिए लेते हैं ताकि जब ये रिलीज़ करे ऑक्सीजन तो बबल के फॉर्म में दिख सके। तो उसको बस सीधा इसमें डाल देना है टेस्ट ट्यूब में, और यहाँ पे NaHCO3 पिंच ऑफ NaHCO3 मिक्स करना है बस उस वाटर में, और कुछ नहीं करना है। और उसको सनलाइट में ले जाओ एंड इनडायरेक्ट 3 कंडीशन में रखना है। और O2 जो बबल आपको पर मिनट आ रही है उसी को बस काउंट करना है। हालांकि बाहर वो जाने नहीं देंगे लैब में, तो आप 100 वाट का आपको लैंप मिलेगा, उसको रखो और बस ऑब्जर्वेशन लिखो। डायरेक्ट सनलाइट, सबसे पहले लक्स मीटर का आप रीडिंग लिख लेना कि डायरेक्ट जो आपको लाइट पड़ रही है उसमें कितना लक्स इंटेंसिटी का लाइट है। ऑब्वियस बात है कि जहाँ पे डायरेक्ट लाइट होगी उसका सबसे ज़्यादा लक्स होगा, फिर इनडायरेक्ट का, फिर डार्क का। फिर बबल्स कितने पर मिनट आपको काउंट करना है कि मान लीजिए कि ऑक्सीजन के बबल्स ऊपर में बबल आपको दिखेगा, बस उसको काउंट करना है। तो 40 से 60 आ रहे हैं, इनडायरेक्ट में 15 से 20 आ रहे हैं, फिर 0 आ रहे हैं। ऑब्जर्वेशन में आप लिख सकते हो कि फास्ट बबलिंग, स्लो बबलिंग एंड डार्क में नो बबलिंग हो रही है। एंड रीज़न आप बताओगे कि जब आप लाइट में ले जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा फोटोन्स बनते हैं एंड हाई रेट ऑफ आपको फोटोलिसिस होती है, जिससे यानी वाटर का ब्रेकडाउन होता है और ऑक्सीजन आपका रिलीज़ होता है। तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल मेरा फाइल का है, जहाँ पे आप डायरेक्ट लाइट में 70,000 लक्स मिला था जो लाइट इंटेंसिटी है, डिफ्यूज लाइट में 18,000 एंड शेड में काफ़ी 1800 ऐसा। और 3-3 रीडिंग हमने लिया था 1-1 मिनट पे। तो 1 मिनट में 20 मिला, फिर दूसरे मिनट में 20 मिला, फिर अगले मिनट में हमें 18 मिला। तो टोटल एवरेज हमें निकालना होता है। तो तीनों को ऐड करके बाई 3 करोगे तो आइडियल आपको मिल जाएगा कि पर मिनट कितना जैसे इवॉल्व हो रही है ऑक्सीजन। अब यहाँ पर
पॉइंट्स में आप नहीं लिखोगे, जैसे 9.66 है तो 10 बबल आप लिखोगे कि पर मिनट, जैसे पॉइंट्स में तो बबल नहीं निकल सकते ना। तो फिर उसके बाद एक सिंपल सा आपको ग्राफ बना सकते हो आप। इसमें एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी लिख दो और इस पे आप नंबर ऑफ़ कितने बबल इवॉल्व हो रहे हैं। तो टोटल मान लीजिए मैक्सिमम आपके 20 बबल्स हैं, तो 20 आप इस पे दो दो, जो 10 डिवीजन है उससे दो दो के करके लिख दो, 2-2 सेंटीमीटर। और फिर लाइट इंटेंसिटी आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो। यहाँ पर कोई भी ऐसा ये डिवीज़न का डिवाइड नहीं होता, बस इसका डायरेक्ट लाइट लिखो, डिफ्यूज्ड एंड लक्स। तो रिजल्ट में यही लिखना है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपकी हाईएस्ट होती है डायरेक्ट सनलाइट में, एंड इनडायरेक्ट में मॉडरेट होती है, एंड डार्क में जाओगे तो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो लाइट इंटेंसिटी डायरेक्टली अफेक्ट करती है O2 इवोल्यूशन को। काफ़ी सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, एंड ये आ गया आपका, तो मज़े मज़े है आपके लिए। कंपेरिजन ऑफ रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ इन टू पार्ट्स ऑफ प्लांट, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या करते हैं कि प्लांट से कोई भी दो पार्ट को हम लेते हैं, एंड फिर उसको हम क्या करते हैं कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन देखते हैं। तो सबसे पहले मटेरियल रिक्वायरमेंट आप देखो कि यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लेंगे। फिर दो भी आप कोई भी प्लांट का पार्ट ले लो, चाहे आप फ्लावर्स ले लो, लीफ ले लो, रूट ले लो, जर्मिनेटिंग सीड ले लो, दो आपको दे दिए जाएंगे। फिर यहाँ पे KOH लेना है। KOH मतलब कॉटन, कॉटन आपको लेना है, उसमें KOH को सोक कराना है, यानी एब्जॉर्ब करा के वो आपके ट्यूब्स में रखने होते हैं, जो टेस्ट ट्यूब है उसमें। तो ये KOH यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं कि रेस्पायर करती है कोई भी प्लांट तो वो CO2 रिलीज़ करेगी। तो CO2 को ना ये KOH उसको कैप्चर करता है, जिससे क्या होता है कि प्रेशर वगैरह डिक्रीज होती है। ये मैं आगे चल के बताऊंगा प्रोसीजर में। रबर कॉर्क वगैरह, ये थ्रेड हो गया, फिर ये कुछ सेटअप आपका होता है जिसे हम गैंगनोंग्स रेस्पायरोस्कोप कहते हैं, या पोटोमीटर भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे प्लांट मटेरियल को हम रखते हैं, एंड ये आपका बेसिकली ट्यूब है जो कि मेजरमेंट यहाँ पे पूरा वाटर फील्ड होती है। एंड हालांकि हमने ये सेटअप नहीं लगाया था, बस हमने एक नीचे ट्यूब रखा था। उसमें क्या था कि पेट्री डिश हमने नीचे यहाँ पे लगा दिया था, एंड उसमें कलर्ड पानी डाल दिया था, और यहाँ पे एक ऐसा ट्यूब लिया था जिसमें कि मेजरिंग वाला हो, और ऊपर में एक छोटा सा ट्यूब लगा के, और यहाँ पे हमने प्लांट मटेरियल डाल दिया था, और यहाँ पे कॉर्क लगा था, और जिसमें ये फिटेड था कैपिलरी ट्यूब। एंड क्या हो रहा था, जैसे जैसे प्लांट रेस्पायर कर रही थी उस तरीके से अंदर जो ट्यूब का प्रेशर था वो घट रहा था, तो यहाँ से पानी चढ़ रही थी। इससे हमने उसका रीडिंग निकाल लिया रेस्पायरेशन का। तो यहाँ पे मैंने आइडियली लिखा है कि जर्मिनेटिंग सीड में काफ़ी हाई होती है, क्योंकि वो एक्टिव होती है, हाई एनर्जी नीडेड होती है। रूट में भी हाई होती है। सबसे कम आपका स्टेम में होता है, क्योंकि मोस्टली सपोर्टिव टिश्यू के में काम आती है। फ्लावर्स में मॉडरेट, फ्रूट में हाई, एंड ड्राई सीड्स में काफ़ी लो होती है। तो हमें मुझे मिला जो था लैब में, वो है था जेट्रोपा फ्लावर का मिला था। तो कुछ उसका इतना आ रहा था, ये ऑब्जर्वेशन टेबल आप समझ लो। राइज इन ए लेवल ऑफ वाटर, इनिशियली रीडिंग 0 0 0 पे था, एंड 0 पर ही होता है कैपिलरी ट्यूब में। उसमें मेजरिंग आपका यूनिट दिया रहता है। फिर 5-5 मिनट पे आपको देखना है, 5, 10, 15 तीन रीडिंग आपको लेनी है। 5 मिनट पे कितना आपका फाइनल आया, फिर 10 मिनट पे कितना फाइनल आया, कितना मतलब बेसिकली वो कलर्ड जो वाटर है ऊपर चढ़ा है। फिर ये आप, मैं समझा रहा हूँ, एक ओवरव्यू आपको आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं, मेरे पास लैब की सेटअप है और मैं आपको परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ, नहीं। ये आपके फ्रेंड्स वगैरह लैब में करेंगे तो आप उससे इजीली सिमिलर सेटअप आप लगा सकते हो। यहाँ पे मेन चीज़ आती है आपकी कॉपी में, आपने एक्सपेरिमेंट किया हो ना किया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितना भी गलत किया हो कोई नहीं देखने आ रहा कैसे कर रहे हो। मतलब मेन चीज़ आती है कि आप जो नोट्स, जो आपको कॉपी मिली है, शीट मिली है, उसमें आप कितने अच्छे से लिखते हो। इवन मैंने खुद भी देखा है कि मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म करता हूँ, जब भी केमिस्ट्री वगैरह की हो, टाइट्रेशन वगैरह अच्छे से करता हूँ। उसमें सोर्स ऑफ जो एरर भी आती है वो थोड़ा ज़्यादा आती है जब आप परफॉर्म करते हो, लेकिन जो जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं ना, वो फाइल कहीं चिपका देते हैं वैल्यूज़ वगैरह, जो कि आइडियली होते हैं, और उनको नंबर भी ज़्यादा मिल जाता है। तो एक्सपेरिमेंट करने का यहाँ पे नंबर आपको ज़्यादा कुछ एज सच मिलता नहीं है। मेन चीज़ आती है कि आपने कॉपी में कितना अच्छे से लिखा है। तो आप सीधा ये जो ऑब्जर्वेशन टेबल है ना, इसे भी आप ध्यान रख के रट लोगे तो आप लिख लोगे, सिमिलर चीज़ भी लिख दोगे तो आपका हो जाएगा। फिर कितना आप डिस्टेंस ट्रैवल किया, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 2.3 है, इनिशियली 0 था, तो 2.3 ही आ जाएगा। फिर रेट ऑफ रेस्पिरेशन का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड ml में बाई टाइम। डिस्टेंस कितना कवर्ड किया हमने, टोटल 2.3, एंड टाइम हम देख रहे हैं 1 आवर, जो टाइम है 1 आवर पर लेना है, यानी आपका तो सॉरी, हमने यहाँ पे मिनट में लिया है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 9.2 आ जाएगा, ठीक है, आवर्स में बदलने के लिए।
देन ये आप रिजल्ट में लिखोगे कि प्लांट पार्ट्स जो होती है उसमें हाइयर रेस्पिरेशन शोज़ करती है कि मोर मूवमेंट ऑफ वाटर कॉलम इन रेस्पायरोस्कोप, जिससे सबसे ज़्यादा जर्मिनेटिंग सीड एंड लीफ में होती है। तो रिजल्ट में ये मेरा फाइल का है, द रेट ऑफ रेस्पायरेशन वॉज फाउंड टू बी 9.2 ml per hour in Parthenium leaf and 2.2 ml per hour in Jatropha bulb, showing that the leaf respire much faster, मतलब लीफ कंपेरेटिवली मच फास्टर देन द बल्ब ड्यू टू हायर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो यही है, डिस्कशन वगैरह आप आइडियली लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एंड एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जो मेंशन नंबर है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं एंड अपना नेम एंड सेमेस्टर ज़रूर बता दें एंड कौन सा पीडीएफ चाहिए आप मुझसे ले सकते हैं। एंड इसका प्राइस 99 होगा। चार्जेबल इसलिए कर देता हूँ क्योंकि अगर मैं फ्री रखूँगा, एक तो मैंने इतना मेहनत करके ये चीज़ें पूरी बनाई है, उसके बाद मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूँ वीडियो को पढ़ाकर, फिर चीज़ें फिर फ्री में बांट दूंगा तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा फिर मेरा इतना हार्ड वर्क करने का। तो इसलिए देन सेपरेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस पिगमेंट बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये आपने किया होगा काफ़ी, मैं इसे स्किप ही कर रहा हूँ। बस कुछ नहीं है, 4 पिगमेंट होते हैं यहाँ पे, चारों पिगमेंट आप क्रोमेटोग्राफी पे आप जानते हो कि कैपिलरी जो ट्यूब होती है उससे जो आप सस्पेंशन बनाया है उसको आप यहाँ पे ये करोगे, बार बार लोड करोगे एंड फिर एक पेट्रोलियम एंड क्या है, कौन सा हम ये लेते हैं मोबाइल जो फेज़ होती है उसमें पेट्रोलियम ईथर एंड एसीटोन का मिक्सचर होते हैं जो मोबाइल फेज है, इसे आप 15 मिनट के लिए छोड़ दोगे तो ये राइज करेगा। आप जानते हो कि जो सॉल्वेंट फ्रंट होते हैं वो मैक्सिमम पॉइंट होती है एंड जो आपके पिगमेंट्स है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले क्लोरोफिल बी दिखेगा जो काफ़ी कम सॉल्युबल होता है, इसलिए आप देख रहे हो। फिर ए है, फिर जैंथोफिल है, फिर कैरोटीन है। कैरोटीन काफ़ी फास्ट मूव करती है एंड इजिली सॉल्युबल भी होती है। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल बना दिया कि हाईएस्ट मूव आपका कैरोटीन करता है एंड लोवेस्ट आपका क्लोरोफिल बी करता है। तो यही सिंपल एक्सपेरिमेंट था, ये मेरा लैब का ये ऑब्जर्वेशन टेबल है मेरे फाइल का। ये क्रोमेटोग्राफ है, पेपर सा दिख रहा होगा, मैंने स्कैन किया है तो कुछ अच्छा सा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि कितना कितना जो सॉल्वेंट फ्रंट है 11.2 आपका ग्रो किया है, ऊपर रीच किया है एंड बाकी चीज़ें। फिर इसके बाद आर एफ फैक्टर मैंने कैलकुलेट करना होता है इसमें, जिसमें डिस्टेंस ट्रैवल बाय ये पिगमेंट, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है पिगमेंट का, मान लीजिए तीनों का अलग अलग आएगा। जैसे क्लोरोफिल बी का 4 किया था बाय सॉल्वेंट फ्रंट यानी मैक्सिमम पॉइंट 11.2, तो इससे आपका आर एफ फैक्टर आ जाएगा। अब आपका पार्ट आ जाता है स्पोर्टिंग वाला, बोल्टिंग का। तो ज़्यादा मैं ये डिस्कस नहीं करूँगा, ऑलरेडी वीडियो जो है वो काफ़ी बड़ी हो गई होगी। तो आप सिंपली देख लो, बोल्टिंग में आपका जिब्रेलिन्स एसिड है। इसमें क्या होता है कि अगर आप ट्रीट कराओगे जिब्रेलिन से तो वो स्टेम इंटरनोड्स वगैरह है वो जल्दी जल्दी इलोंगेट होंगे, फ्लावरिंग भी जल्दी हो जाएगा। जो अनट्रीटेड है वो धीरे धीरे ग्रो करती है। हम हार्मोन्स का इसीलिए तो यूज़ करते हैं ताकि उससे जल्दी। फिर ऑक्सीन्स क्या होता है, ऑक्सीन्स बेसिकली रूटिंग में काम आती है। कोई हमने स्टेम कट किया तो ऑक्सीन का वहाँ पे हम स्प्रे करेंगे तो रूट वहाँ से इजीली मल्टीपल रूट्स वगैरह ग्रो कर जाते हैं। ये आपके मेनली उसमें आती है नर्सरी वगैरह में, जो हम प्लांट्स वगैरह ग्रो कराते हैं ना आर्टिफिशियली, उसमें ऑक्सीन्स का काफ़ी यूज़ होता है। एंड ऑक्सीन्स का हो गया, ठीक है। अब डिले इन सेनिसेंस बाय साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का अगर हम बेसिकली साइटोकाइनिन यूज़ होती है आपको जो लीफ है उसकी एज को कम करने के लिए। ऐसा ह्यूमन में नहीं है तो पता नहीं, मुझे लगता है डेवलप करना चाहिए। जो साइटोकाइनिन है वो जल्दी सेनिसेंस उसको नहीं है, बुढ़ा होने नहीं देता है। तो ये कैसे नहीं होता है, तो साइटोकाइनिन क्या करता है कि लीफ की जो जैसे उसकी प्रोटीन है, उसकी स्ट्रक्चर है, उसको मतलब जैसे प्रोमोट करती है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रिवेंट करती है क्लोरोफिल डिग्रेडेशन। यही तो मेन रीज़न होते हैं जिसके कारण जो लीफ है वो आपके येलो हो जाती है, न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो जाने के कारण वो सूखा सूखा पड़ जाता है। तो इसी तरीके से, ठीक है। अब ये साइटोकाइनिन, फिर इथाइलिन कुछ नहीं है, फल को पकाने के लिए यूज़ कर किया जाता है, राइप करने के लिए। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ इथाइलिन, आप कोई पका हुआ सेब को कोई कच्चे केले के पास रख दोगे तो इथाइलिन आप जानते हो कि गैसियस हार्मोन है, तो इथाइलिन इससे गैस निकल के केले में जाएगा और केले को पका देगा। मतलब आप कोई कंटेनर लो, कंटेनर में एक पका हुआ एप्पल डालो और कच्चा केला जो ग्रीन केले होते हैं उसको डालो और पैक करके 2-3 दिन रख दो। आप देखोगे कि ये 2-3 दिन बाद आपका जो केला है वो बिल्कुल येलो हो जाएगा, पक जाएगा, राइप हो जाएगा। अब आते हैं आपका जो प्रैक्टिकल है, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ लाइट एंड डार्कनेस ऑन सीड जर्मिनेशन।
तो डायरेक्टली मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ कि आप सीड लोगे, उसको 3 पेट्री डिश में रखोगे, 4 पेट्री डिश में रखोगे, एंड उसमें क्या होता है कि एक पेट्री डिश जिसमें कि कोई वाटर नहीं दोगे तो उसमें सीड जर्मिनेट ही नहीं करेगा। फिर एक पेट्री डिश है उसमें कोई लाइट नहीं दोगे यानी डार्क कंडीशन में रखोगे तो उसमें सीड जर्मिनेट करेगा और काफ़ी फास्ट करेगा, काफ़ी इलोंगेटेड। एंड एक ऐसा सीड है जिसको आप लाइट भी दे रहे हो, वाटर भी है वहाँ पे, तो आप देख रहे हो कि धीरे धीरे आइडियल कंडीशन है तो धीरे धीरे ग्रो करती है। एंड नो एयर, एयर के बिना तो ग्रो ही नहीं करेगा सीड। तो 4 कंडीशन हमने देख लिया। मेनली हमारा कंपेयर किसके बीच में है, लाइट एंड डार्क। तो लाइट में हम देख रहे हैं कि काफ़ी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, लाइट जब भी सब कुछ आइडियल मिल रहा फिर भी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, लेकिन नो लाइट में क्यों जल्दी इतना फास्ट ग्रो कर गया। तो मेजर डिफरेंस है कि जो सीड है ना वो लाइट के तलाश में ना खुद को, जो उसकी प्ल्यूम्यूल प्ल्यूम्यूल है उसको काफ़ी जल्दी से वो ग्रो कराती है ताकि वो लाइट को खोज सके, लाइट को फाइंड आउट कर सके। तो इसलिए लेकिन ये काफ़ी वीक होती है एंड जबकि ये आपका काफ़ी हेल्दी रहेगा यहाँ पे। तो सीड जर्मिनेशन में यही है, या आपकी हाई रेट ऑफ सीड जर्मिनेशन इन डार्कनेस में आप देख रहे हो काफ़ी हाई रेट है, एंड वेरी लो जर्मिनेशन इन लाइट में है, एंड इसमें तो अब्सेंस ऑफ जर्मिनेशन इन सॉल्ट में तो होती नहीं है। तो यही था आपका। एंड लास्ट आपका बच्चा है ये डेमोस्ट्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी क्वेटेंट। तो इसमें फॉर्मूला होता है आपका वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। ये बेसिकली रेस्पिरेशन वाली कंडीशन है कि जब प्लांट रेस्पायर करती है तो वो O2 को कंज्यूम करती है और CO2 को इवॉल्व मतलब CO2 को छोड़ती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अलग अलग जो सबस्ट्रेट है वो अलग अलग उसकी आर की वैल्यू होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में जैसे ग्लूकोज आती है तो इसकी आर की वैल्यू 1 आती है, यानी जितना CO2 इवॉल्व हुई है उतना कंज्यूम भी होती है O2, तभी वे 1 आ गया। फिर फैट में आप देख रहे हो कि जैसे लेस देन 1 है एंड प्रोटीन में 0.8 है, यानी O2 का कंजप्शन ज़्यादा है, C2 का इवॉल्व कम है, ऐसा। हाँ, तभी पॉइंट्स में आएगा। फिर ऑर्गेनिक एसिड में उल्टा है कि CO2 का इवॉल्व ज़्यादा हो रहा है और O2 का कंजप्शन करना है, इसलिए मोर देन 1 आपका ऑर्गेनिक एसिड का आता है। तो इसके साथ ही आपका पूरा जो प्रैक्टिकल है वो मैंने डिस्कस कर दिया है। एंड आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। एंड बाकी तो मैंने बता ही दिया है कि आप PDF किस तरीके से मुझसे ले सकते हैं। एंड काफ़ी अच्छे से मैंने कोशिश किया है कि आपको ऑब्जर्वेशन टेबल्स जो हैं एंड बाकी चीज़ें वो आपको समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट गाइस।